Hello everyone. So welcome to today's class. आज हम कवर करने वाले हैं मॉड्यूल 2 का पार्ट 3, जहाँ के हम लोग बचे हुए टॉपिक कवर करेंगे, जस्ट लाइक वेरिएबल्स के डेटा टाइप एंड उनके साइज के बारे में. ओके. अभी तक हमने अपनी क्लास में देखा था, टोटल हमारे पास 4 टाइप के वेरिएबल थे. दैट वाज स्ट्रिंग, इंटीजर, फ्लोट एंड बुलियन. ओके. अब हम लोग देखेंगे इसमें टाइप कास्टिंग. यानी कि टाइप कास्टिंग का मतलब होता है कि एक टाइप से दूसरे टाइप में कन्वर्ट करना, राइट. पहले मैं इसको रन कर देता हूँ फिर से. ओके. सो नाउ आप देख सकते हो यहाँ पे कि हमारे पास जो एज का टाइप है दैट इज इंट, इंटीजर फॉर्मेट. अब लेट से आपको इस इंट को कन्वर्ट करना है इन फॉर्म ऑफ फ्लोट, तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हो टाइप कास्टिंग. तो टाइप कास्टिंग के लिए हम लोग को यहाँ पे टाइप करना होगा फ्लोट. जैसे हम फ्लोट लिखेंगे आप देखोगे ऑटोमेटिक इसका कलर चेंज हो गया. ये कलर तभी चेंज होता है जब वो कोई प्री डिफाइंड फंक्शन होते हैं. गॉट इट. सो हम यहाँ पे पैरेंथेसिस लगाएंगे, देन हम यहाँ पे टाइप करेंगे एज. एंड जैसे आप एज यहाँ पे टाइप करोगे आप देखोगे ऑटोमेटिकली 24 से 24.0 में कन्वर्ट हो गया. दैट मीन्स यह भी डेसिमल बन चुका है, राइट. इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे हाइट को करता हूँ, हाइट इज 5.9. तो अगर यहाँ पे मैं हाइट के साथ ऐसा करता हूँ तो आप देखोगे कि यहाँ पे ये जस्ट अ मिनट, HIGST. ओके. आप देखोगे ऑलरेडी फ्लोट है तो उसमें कुछ नहीं हुआ, लेकिन अब मुझे इसको इंटीजर में कन्वर्ट करना है, राइट. तो यहाँ पे मुझे लिखना होगा इंट. और जैसे ही मैं इंट लिखूंगा आप देखोगे अब ये 5.9 से 5 में कन्वर्ट हो गया है, विच इज शोइंग कि जो हमारा डेसिमल था उसके जो डेसिमल की बात की जो भी वैल्यू थी वो ड्रॉप होके अब उसको एक इंटीजर वैल्यू में कन्वर्ट कर दिया उसने, राइट. इसी तरीके से अगर मुझे इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना हो तो मैं वो भी कर सकता हूँ. तो उसके लिए मुझे क्या टाइप करना होगा, उसके लिए मुझे टाइप करना होगा str, राइट. आप देखोगे यहाँ पे अब स्टार्टिंग में क्या आ गया, आपको यहाँ पे दो कोड्स दिख रहे होंगे. आपको देख के लग रहा हो कि इसमें कोई चेंजेस नहीं आया, बट अगर मैं नॉर्मली हाइट टाइप करूंगा तो आप देखोगे वहां पे आएगा 5.9 विदाउट दिस कोड्स. ठीक है, मैं आपके सामने प्रिंट करके दिखाता हूँ. ओके. तो आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे कोड्स हैं, एंड जब मैंने नॉर्मल हाइट प्रिंट की तो यहाँ पे कोड्स नहीं है, विच इज शोइंग कि जो इसका टाइप था वो अब चेंज होकर स्ट्रिंग हो चुका है, राइट. यानी अगर मैं इसका टाइप अगर चेक करूंगा आप देखोगे मैंने यहाँ पे टाइप किया, राइट. इसका मैंने ब्रैकेट क्लोज किया एंड आप देख सकते हो कि यहाँ पे अब इसका फॉर्मेट मुझे स्ट्रिंग दिखा रहा है, राइट. तो इस तरीके से हम किसी भी टाइप को किसी भी चीज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है. यानी स्ट्रिंग वगैरह तो इजी है, बट अब यहाँ पे आप देखोगे कब हम लोग कन्वर्ट नहीं कर सकते. अभी तो चीज़ें इजीली कन्वर्ट हो रही है. अब लेट से मुझे एक स्ट्रिंग को, यहाँ पे हमारे पास स्ट्रिंग क्या थी, तो आप देखोगे यहाँ पे नेम जो है वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में है, ठीक है. अब अगर इस नेम को मैं इंटीजर में कन्वर्ट करता हूँ, क्या कोई गेस कर सकता है इसमें क्या आंसर आएगा. ओके. सो हम देखते हैं यहाँ पे इसमें आएगा एरर, राइट. इट इज शोइंग इनवैलिड डिटेल्स फॉर इंट विद बेस 10. ठीक है. तो जब भी आपको कुछ इस टाइप का एरर दिखे, इंट विद बेस 10, इसका कहने का मतलब है कि यहाँ पे बेस 10 होना चाहिए था लेकिन बेस 10 यहाँ पे नहीं है, राइट. तो इस वजह से आप यहाँ पे ये चीज़ नहीं कर सकते. ठीक है. तो जैसे ही मैं इंट फंक्शन लगाऊंगा या टाइप कास्टिंग करना चाहूंगा किसी ऐसे वर्ड को या फिर ऐसे वेरिएबल को जो कि स्ट्रिंग फॉर्मेट में है जिसको इंटीजर में कन्वर्ट करना पॉसिबल नहीं है, तो वैसे केस में क्या होगा, वैसे केस में आपको ये एरर शो करेगा, राइट. तो आपको जब भी ऐसा एरर दिखाए आप समझ जाना कि आपने कोई ऐसा वेरिएबल लिया है
जो कि इंटीजर में कन्वर्ट करने लायक नहीं है। ओके, इसी तरीके से अब मैंने हाइट को कन्वर्ट किया तो आपने देखा वो कन्वर्ट हो गया। लेकिन लेट्स अब मैं यहाँ पे कोई एक वैसा वेरिएबल बनाता हूँ, लेट्स मैं लिखता हूँ h1। ओके, मैंने h1 बनाया। अब यहाँ पे मैं 5.9 की वजह मैं 5,9 कर देता हूँ। ठीक है, अब 5,9 करूंगा तो ये मुझे क्या करेगा, एक्सेप्ट कर लेगा, राइट। बट आप यहाँ पे देखोगे जब मैं h1 लिखूंगा यहाँ पे, तो एक्चुअली में यहाँ पे क्या होगा, इसने इसको एक साथ एक्सेप्ट किया, राइट। मतलब ये कुछ नया फॉर्मेट, इसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, इसको हम लोग क्या कहते हैं, राइट। एंड इसी को अब जब मैं इंट में कन्वर्ट करने की कोशिश करूंगा, मैं यहाँ पे h1 लिखूंगा, तो आप देखोगे कि मुझे सेम इसी टाइप का कुछ एरर देगा। अभी क्या बता रहा है, आर्ग्यूमेंट मस्ट बी अ स्ट्रिंग, अ बाइट टाइप ऑब्जेक्ट और अ नंबर, नॉट टपल। ठीक है, तो इसका फॉर्मेट टपल है। एंड टपल क्या होता है वो सब हम फ्यूचर में देखने वाले हैं। ठीक है, बट अभी के लिए आप समझ लो कि इस टाइप में जब भी हम करेंगे तो वो तब भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। देखने में आपको ये नंबर लग रहा होगा, राइट, बट वो एज ए टपल एक्सेप्ट किया, वो एज ए कलेक्शन एक्सेप्ट किया उसको। ओके, तो ये तरीका होता है टाइप कास्टिंग करने का। अब बात आती है बुलियन में कन्वर्ट करने का। तो बुलियन में कन्वर्ट करने का बहुत सिंपल लॉजिक है। जैसे मैं यहाँ पे बुल लिखता हूँ, ठीक है, मैं कोई भी चीज़ ले लूँ, मैं नेम, स्ट्रिंग, इंटीजर, फ्लोट, मैं कोई भी वैल्यू इसमें ले सकता हूँ, इनफैक्ट बुलियन खुद भी ले सकता हूँ, राइट। तो जब भी मैं कोई चीज़ कन्वर्ट करूंगा तो आप देखोगे हर एक चीज़ मेरी ट्रू में कन्वर्ट होगी। क्या होगी, हर एक चीज़ मेरी बाय डिफॉल्ट ट्रू में कन्वर्ट होगी। ओके, बट एक्सेप्ट वन थिंग, दैट इज जीरो। ओके, तो आप देखोगे लेट्स से मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ, इसका नाम रखता हूँ ए इज इक्वल टू, मैंने कर दिया जीरो। ओके, अब इसको अगर मैं बुल में कन्वर्ट करता हूँ, राइट, मैं यहाँ पे लिखता हूँ बुल, और बुल के अंदर मैं लिखता हूँ ए। सो आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे मुझे फॉल्स दिखा रहा है। ठीक है, अब इसकी मैं कोई भी वैल्यू दे दूँ, 1 दे दूँ, आप देखोगे वो सब ट्रू दिखाएगा। मैं 1 दे दूँ, 10 दे दूँ, 100 दे दूँ, मैं माइनस में इनफैक्ट वैल्यू दे दूंगा, माइनस यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, तब भी ये वैल्यू ऐसे ही दिखाएगा, राइट। तो यहाँ पे मैं एक कमेंट डाल देता हूँ, एक्सेप्ट जीरो, एवरीथिंग एवरीथिंग इज ट्रू। ठीक है, यहाँ पे अब देखोगे जब भी मैंने हैश लगाया, हैश लगाने से ये मेरे कमेंट आ जाता है। तो ये कमेंट हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, बेसिकली जब भी आपको कभी अपनी फाइल शेयर करनी है अपने टीममेट के साथ, अपने कलीग के साथ, अपने सीनियर के साथ, तो जनरली वो ये समझ नहीं पाते कि आपने ये चीज़ क्यों की है। तो अगर आपको उनको कुछ एग्जाम्पल देना, उनको कुछ समझाना है, उनको कोई कमेंट करना है, तो उसके लिए आप यहाँ पे हैश यूज़ करते हो, राइट। तो जब भी आप हैश करोगे, एक्चुअली में ये कोई कमांड नहीं है, राइट, दिस इज अ सिंपल कमेंट, आपने इसे सिर्फ इंग्लिश में समझाने के लिए लिखा, राइट। तो मैं जब इसको रन करूँगा तो आप देखोगे इसमें कोई एरर नहीं आएगी। लेकिन अगर मैं हैश हटा दूंगा तो आप देखोगे हर चीज़ यहाँ पे कलर्ड हो गई, राइट। एंड अब ये मुझे एरर देगा, वो ये सोचेगा कि ये कोई सेंटेक्स है। ओके, तो इसलिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैंने हैश लगा दिया, राइट। तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, सिर्फ वो लाइन एग्जीक्यूट होगी जहाँ पे हैश नहीं लगा है, राइट। तो आप देखोगे ये सारे कैसे आ रहे हैं, अब ये सब कुछ बूलियन आ रहा है, राइट। अब आपके लिए एक क्वेश्चन है, यहाँ पे मैंने कोट्स लगा दिया, राइट, ए इज इक्वल टू स्ट्रिंग ऑफ जीरो, राइट। अब ये नंबर नहीं है, ये एक्चुअली में एक डिजिट है जो कि एज ए स्ट्रिंग काउंट होगा, राइट। इसको मैं रन कर रहा हूँ, तो अब आप मुझे बताओ कि यहाँ पे इसका आंसर क्या आना चाहिए। क्या इसका आंसर ट्रू आना चाहिए या इसका आंसर फॉल्स आना चाहिए। इस वीडियो को आप पॉज करो और आप ये इसका आंसर देने का ट्राई करो। ओके, सो अगर आपका आंसर है ट्रू तो आप करेक्ट हो, अगर आपका आंसर है फॉल्स तो यू आर रॉन्ग। क्यों, क्योंकि मैंने बताया कि एक्सेप्ट जीरो। अब जीरो यहाँ पे बात कर रहा हूँ एज ए नंबर की, नॉट एज अ डिजिट, नॉट एज अ यू कैन से स्ट्रिंग। ठीक है, ओनली एंड ओनली नंबर जीरो।
अगर वो इंटीजर फॉर्मेट में है तो। ठीक है, तो इसको मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं फिर से बोल लिखूंगा, सॉरी ऊपर लिखा ही है तो मैं इसको रन कर देता हूँ। तो आप देखोगे अगेन यहाँ पे मेरा आंसर ट्रू आ रहा है। ठीक है, इसी तरीके से एक क्वेश्चन और आपके लिए है। अब आप मुझे बताइए, यहाँ पे अगर मैं 0.0 कर रहा हूँ तो इसका आंसर क्या आएगा? ठीक है, तो इसको हम लोग देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा। तो इसका आंसर आएगा ट्रू। क्यों? क्योंकि ये भी जीरो नहीं है। दिस इज अ फ्लोट काइंड ऑफ थिंग, राइट। तो यहाँ पे मैं बात कर रहा था जीरो मतलब इंटीजर जीरो की। गॉट इट? तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब मैं यहाँ पे सिर्फ जीरो लिखूंगा, विदाउट एनी पॉइंट विदाउट एनीथिंग, देन ओनली इट विल कंसिडर एज फॉल्स। ठीक है, तो आप ये समझ सकते हो कि बुलियन यहाँ पे एक्चुअली में क्या है, 0 1 के फॉर्मेट में है। अब अब आप यहाँ पे एक चीज समझिए, यहाँ पे मैंने तो कर दिया इसको फॉल्स, राइट। अब लेट्स इसको मैं फिर से ट्रू कर देता हूँ, मैं कुछ भी यहाँ पे रैंडम वैल्यू दे देता हूँ। ठीक है, आप देखोगे अभी फिर से ट्रू हो गया। अब अगर इसको फिर से मैं इंट में कन्वर्ट करता हूँ, यानी कि इंट में करता हूँ कन्वर्ट, तो आप देखोगे कि अभी आंसर आएगा 1, जबकि मैंने इसको 4 किया, राइट। मैंने इसको इनपुट एज ए 4 दिया और मैंने यहाँ पे जब रन किया तो ये ट्रू में कन्वर्ट हो गया, लेकिन दोबारा जब से मैंने इसको कन्वर्ट किया इंट में तो इसका आंसर आया 1। तो इसका मतलब ये है कि जैसे कोई भी वर्ड या फिर कोई भी इंटीजर जब आप उसको बुलियन में कन्वर्ट करते हो, यानी कि ट्रू और फॉल्स में कन्वर्ट करते हो, तो बाय डिफॉल्ट वो 0 और 1 के फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाता है, राइट। एंड जैसे ही आप इसमें 1 लिखोगे, जैसे इसको आप दोबारा टाइप कास्टिंग करोगे 0 या 1 के फॉर्मेट में, तो आप नोटिस करोगे कि यहाँ पे ये वापस से 1 या 0 बन जा रहा है अकॉर्डिंग टू ट्रू और फॉल्स। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे फॉल्स लिखता हूँ तो दैट इज वेल नोन, क्योंकि ऑलरेडी वो 0 है तो यहाँ पे वो 0 ही बनेगा, राइट। बट आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट ट्रू, यानी ट्रू में आप कोई भी वैल्यू दोगे अदर देन 0, राइट, तो वो सारी की सारी वैल्यू 1 बन जाएगी अगर आप उसको दोबारा टाइप कास्ट करके इंट में या फ्लोट में कन्वर्ट करते हो तो। ठीक है, इसी तरीके से हम एक बार फ्लोट में चेक करते हैं। तो अगर आप इसको फ्लोट में कन्वर्ट करोगे तो आप देखोगे ये क्या बन जाएगा, 1.0, राइट। एंड इसी तरीके से अगर इसको मैं स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता हूँ, STR में, तो आप देखोगे ये इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आया, जो ट्रू था अब उसी के आगे में कोट्स लगे, राइट। जबकि अगर मैं इसको स्ट्रिंग के बिना दिखाऊंगा आपको, तो आप देखोगे अब ये विदाउट कोट्स ट्रू है, राइट। मतलब ये स्पेसिफिक बुलियन है, लेकिन जैसे मैंने स्ट्रिंग में किया तो अब ये स्ट्रिंग फॉर्मेट में बन चुका है। गॉट इट? अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा हो कि हम टाइप कास्टिंग कर क्यों रहे हैं, मतलब टाइप कास्टिंग का एग्जिट करने का रीज़न क्या है। तो इसका एग्जिट रीज़न होता है स्पेस या फिर मेमोरी मैनेजमेंट। जब हम बड़े बड़े प्रोग्राम्स हैंडल करेंगे, जब हम बड़ा बड़ा डेटा हैंडल करेंगे, तो आप ये नोटिस करोगे कि कई बार आपको स्पेस की शॉर्टेज हो जाएगी, राइट। एंड इनफैक्ट जब हम किसी बड़ी कंपनी में काम करेंगे तो वहाँ पे हमें बहुत बड़े अमाउंट का डेटा हैंडल करना पड़ता है, राइट। एंड वो जनरली क्लाउड में या फिर किसी सर्वर पे स्टोर रहता है, करेक्ट। और उसी स्टोरेज का उनको पैसा पे करना रहता है, तो जितनी ज़्यादा स्टोरेज वो कंज्यूम करेंगे, जितनी ज़्यादा स्टोरेज वो एक्सेस करेंगे, उतना ही अमाउंट उनको पे करना पड़ेगा। तो वो कॉस्ट सेविंग करने के लिए भी जनरली स्पेस मैनेजमेंट को ध्यान में रखते हैं। ठीक है, इसी चीज़ को हम लोग कहते हैं प्रोग्राम को ऑप्टिमाइज करना। ओके, अब हम लोग देखते हैं कि एक्चुअली में ये स्टोर होता कैसे है। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि एक्चुअली में यहाँ पे मेमोरी होती है, राइट। एंड मेमोरी में आपका ये स्टोर होता है, बट ये भी एग्जैक्टली स्टोर कैसे होता है, तो आप देखोगे कि हमारे पास यहाँ पे यू कैन से मेमोरीज होती हैं और मेमोरी ब्लॉक होते हैं, राइट। यानी जिसको मैंने एड्रेस कहा था, एड्रेस ऑफ इन योर रैम। ठीक है, तो अभी मैं एक टेम्परेरी मैट्रिक्स बनाता हूँ। ठीक है, ये मैंने एक मैट्रिक्स बना दी है। यहाँ पे आप देखोगे ये 5x7 की मैट्रिक्स है। ठीक है, तो आप इसको अज्यूम कर सकते हो कि ये आपका रैम है। एंड ये यहाँ पे जो एक ब्लॉक है ये एक बिट को शो कर रहा है। गॉट इट? अब यहाँ पे मैं
यहाँ पे कुछ एड्रेस एज्यूम कर लेता हूँ। ठीक है, सो आप देखोगे यहाँ पे लेट्स से ये मेरा 1 2 3 एंड सो ऑन, देन लेट्स से 11 12 13 देन 14, इस तरीके से चल रहा है, राइट। तो ये इनके एड्रेस हैं। अब यहाँ पे डेटा स्टोर कैसे होता है, तो आप अज्यूम करिए कि जो मेरा एक इंटीजर वेरिएबल था, ओके, वो मान लीजिए कि वो 2 बिट कंज्यूम कर रहा है, 2 बिट ऑफ मेमोरी। तो इसका मतलब ये है कि जनरली उसमें क्या होगा, वहाँ पे ये दोनों ब्लॉक कंज्यूम हो जाएंगे अगर ये कंटिन्यूस है तो। बट अभी जैसे हम लोग कर रहे थे कि कंटिन्यूस नहीं हुआ, तो एक्चुअली आप अज्यूम कर सकते हो कि कंटिन्यूस ये है, मान लीजिए। ठीक है, 5 and 6। ठीक है, इसका एड्रेस है 5 और इसका एड्रेस है 6, राइट। तो ये दोनों जो होंगे वो आपके वेरिएबल यहाँ पे स्टोर होगा। ठीक है, जनरली 2 बाइट होता था जावा के टाइम पे, बट पाइथन थोड़ा सा डायनेमिक मेमोरी में फोकस करता है, तो वहाँ पे मेमोरी फिर ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि वो पहले से स्पेस कंज्यूम करके रखता है। इन केस कि अगर फ्यूचर में वहाँ पे ज़्यादा वेरिएबल स्टोर हुए या कोई बड़ा वेरिएबल स्टोर हुआ, तो वो उसको स्टोर कर सके। ठीक है, क्योंकि जनरली इंटीजर बहुत छोटे होते हैं, बट कभी कभी आपको बड़े इंटीजर लैक्स में, करोड्स में या मिलियंस में आपको डेटा स्टोर करना पड़ेगा, नंबर। एंड वो नंबर काफ़ी ज़्यादा स्पेस कंज्यूम करेगा, इसलिए पाइथन पहले से ही उसको डायनेमिकली ज़्यादा मेमोरी एलोकेट करके रखता है। गॉट इट। तो इस तरीके से हमारा मेमोरी एलोकेशन काम करता है। ठीक है, हम वापस आते हैं अपने जुपिटर नोटबुक पे। सो अब हम लोग देखते हैं प्रिंट स्टेटमेंट। प्रिंट हमने ऑलरेडी देख रखा था। प्रिंट किस काम आता है, प्रिंट काम आता है किसी भी चीज़ को प्रिंट करने के लिए, यानी हमें लेट से कोई वेरिएबल प्रिंट करना हो। अब व्हाट इफ कि हमें एक ही प्रिंट में मल्टीपल वेरिएबल को प्रिंट करना हो। अभी तक हमने सिर्फ एक वेरिएबल प्रिंट किए थे, राइट। अब लेट से मैं बोल रहा हूँ कि नेम कॉमा एज एक साथ प्रिंट करो। ठीक है, तो अगर मैं नेम कॉमा एज को एक साथ प्रिंट करता तो आप देखोगे ये ऑटोमेटिक साथ में इसने एज प्रिंट कर दिया। ठीक है, तो इसी तरीके से हम लोग और भी चीज़ें कर सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग कि माई नेम इज दिस, राइट। तो आप देखोगे माई नेम इज स्पर्शा यहाँ पे आ गया। इनफैक्ट अगर यहाँ पे अब मैं नाम चेंज करता हूँ, लेट से मैं यहाँ पे नाम को चेंज करके, या मैं नीचे ही रीनेम कर देता हूँ, राइट। यहाँ पे लिखता हूँ नाउ नेम इज सुमित। ठीक है, आप देखोगे यहाँ पे ऑटोमेटिक इसने चेंज कर दिया, मुझे कुछ और चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी, राइट। तो क्योंकि ये वेरिएबल में स्टोर है, वेरिएबल रीनेम हो गया, वेरिएबल आई मीन वेरिएबल का जो डेटा था उसकी वैल्यू रीअसाइन हो गई। ओके, तो यहाँ पे आप देखोगे ऑटोमेटिक मेरा यहाँ पे नेम भी चेंज हो गया है। ठीक है, अब बात आती है कि यहाँ पे आप देखोगे मैंने यहाँ पे स्पेस नहीं दी है, तब भी यहाँ पे ऑटोमेटिक स्पेस आ गई। ठीक है, यानी कि जो मेरा वेरिएबल है और जो स्टार्टिंग में मैंने जो टाइप किया था उसके बीच में एक स्पेस है। इनफैक्ट लास्ट केस में आपने देखा था कि वहाँ पे भी स्पेस थी। तो ये स्पेस कैसे आ रही है, इस चीज़ को हम लोग कहते हैं सेपरेशन। सेपरेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स और टू इनपुट, ओके, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे सेप से। जैसे यहाँ पे लिखूंगा मैं SEP, आप यहाँ पे नोटिस करोगे कि यहाँ पे जो भी मैं यहाँ पे लिखूंगा, लेट से मैंने कॉमा लिखा, आप देखोगे इसके बीच में कॉमा आ जाएगा, यानी मेरे जितने भी वेरिएबल होंगे उनके बीच में कॉमा आ जाएगा, राइट। इनफैक्ट अगर मैं यहाँ पे नेम के साथ यहाँ पे मैं एक और वेरिएबल डालता हूँ, लेट से मैंने डाल दिया यहाँ पे एज, तो आप देखोगे यहाँ पे सब सारे के सारे वेरिएबल के बीच में क्या आ रहा है, कॉमा आ रहा है। इनफैक्ट आप यहाँ पे कोई भी सैम्पल कुछ भी डाल सकते हो, बाय डिफॉल्ट ये स्पेस होता है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट ये क्या होता है, बाय डिफॉल्ट ये स्पेस होता है, यानी अगर आप यहाँ पे सब ये चीज़ नहीं दोगे तो वो क्या करेगा, बाय डिफॉल्ट सबको स्पेस से सेपरेट करेगा, राइट। लेकिन अगर आप ये देना चाहते हो
तो क्या करेगा, जो भी आप सेपरेशन यहाँ पे यूज़ करोगे ये उसी सेपरेशन को लेगा। ठीक है, अब इसको मैं हटाता हूँ यहाँ से। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ जो हमारी है वो है एंड। अब यहाँ पे लेट से मैं एक और प्रिंट लगाता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ माई एज इज। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ एज। तो आप देखोगे यहाँ पे माई नेम आ गया, माई एज आ गया, राइट। अब आप बाय देखोगे बाय डिफॉल्ट ये न्यू लाइन पे आ रहा है। बहुत लोगों के मन में क्वेश्चन आएगा, बहुत लोग में नहीं भी आएगा ये क्वेश्चन कि नेक्स्ट लाइन में क्यों आया। ठीक है, क्योंकि अगर हम लोग कहीं किसी और लैंग्वेज में बात करते हैं तो वहाँ पे ऐसा नहीं होता। जैसे जावा में बात करते हैं तो वहाँ पे हमें प्रिंट एल एन लगाना पड़ता है और प्रिंट लगाना पड़ता है, राइट। तो प्रिंट एल एन का मतलब होता है कि प्रिंट इन न्यू लाइन, और प्रिंट का मतलब होता है इन द सेम लाइन। तो बाय डिफॉल्ट तो ये यहाँ पे आना चाहिए था सुमित के साइड में, बट ऐसा नहीं आया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो एंड था वो बाय डिफॉल्ट न्यू लाइन होता है, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा एंड इज इक्वल टू स्पेस या फिर कॉमा, तो आप देखोगे ये बाय डिफॉल्ट नेक्स्ट लाइन में आने की बजाय ये सेम लाइन पे आ गया। ओके, इसी तरीके से अगर यहाँ पे मैं स्लैश लगाता हूँ या फिर मैं ऐसा स्पेस लगा देता हूँ, अब देखो जो भी मैं यहाँ पे टाइप करूंगा ऑटोमेटिक वो एंड में आ जाएगा। इसका मतलब होता है जब सेंटेंस एंड होगा वहां पे क्या आएगा। ठीक है, और बाय डिफॉल्ट क्या होता है, बाय डिफॉल्ट है न्यू लाइन। तो न्यू लाइन कैरेक्टर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बैक स्लैश एन से। किससे? बैक स्लैश एन। तो जब भी मैं बैक स्लैश और एन एक साथ लगाऊंगा आपको ये समझना है कि इसका मतलब होता है न्यू लाइन। इसी तरीके से बैक स्लैश टी का मतलब होता है टैब। आप देखोगे ये जो सेपरेशन है दिस इज नोन एज टैब। ठीक है, जब आप एक टैब प्रेस करते हो कहीं पे भी तो ये क्या करता है, ये इतनी स्पेस इसमें डाल देता है, खासकर प्रोग्रामिंग में, राइट। तो इसी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बैक स्लैश टी से। ओके, तो हमने यहाँ पे क्या क्या सीखा, हमने देखा यहाँ पे सेपरेशन क्या होता है एंड हमने यहाँ पे देखा एंड क्या होता है, राइट। एंड इसी तरीके से आप यहाँ पे मल्टीपल वेरिएबल्स को, मल्टीपल स्ट्रिंग्स को आप यहाँ पे प्रिंट कर सकते हो। ठीक है, डेट इज अप टू यू, आप जितने यहाँ पे प्रिंट करना चाहो। ठीक है, अभी के लिए यहाँ पे मैं इसको स्टॉप करता हूँ। ठीक है, अब एक चीज़ और है, मान लीजिए स्टार्टिंग में आपने एज कितनी रखी है, आपने यहाँ पे एज रखी है 24। ठीक है, अब अगर यहाँ पे मैं बीच में इसको प्रिंट करने के बाद यहाँ पे मैं एज को चेंज कर देता हूँ, यानी इसकी वैल्यू को मैं रीअसाइन कर देता हूँ, तो आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे जो मेरी अपडेटेड एज है वो मेरी यहाँ पे चेंज हो जाएगी। जबकि ऊपर 24 थी, बट मैंने बीच में यहाँ पे ये डाल दिया, तो अब मेरी एज यहाँ पे अपडेट होगी 25 हो चुकी है, राइट। तो आपको याद होगा हमने पहली क्लास में ये डिस्कस किया था कि यहाँ पे प्रोग्रामिंग सीक्वेंस वाइज चलती है, यानी जो पहले इनपुट होगा वो पहले चलेगा, जो बाद में हुआ बाद में हुआ, राइट। तो आप देखोगे यहाँ पे कि एज के एज असाइन होने के बाद में प्रिंट हो रहा है, राइट। तो एज जब पहले असाइन हो गई, इसको इससे मतलब नहीं कि आपने आप एक साथ एक ही लाइन में प्रिंट कर रहे हो, राइट। अब यहाँ पे अगर कोई देखेगा तो यही कहेगा कि एक ही लाइन प्रिंट हुआ। ठीक है, इसके बीच में कोई गैप नहीं है। लेकिन आपको पता है कि आपने यहाँ पे गैप बनाया है जहाँ पे अपने एज को रीअसाइन कर दिया। ठीक है, तो ये होता है बेसिकली आपके लॉजिक्स, जहाँ पे आप लॉजिक डिसाइड करते हो कहाँ पे क्या इनपुट करना है, उसके अकॉर्डिंग आप आगे बढ़ते हो। ओके, सो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर, एंड अगर आपको कोई भी क्वेरी हो आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।